देती है हमें मैनेजमेंट का, तो उसकी ज़रूरत थी। इसके बाद बेटा ब्यूरोक्रेसी, इसमें आप लोगों ने कहा था ब्यूरोक्रेसी को पढ़ते हुए ये बात हम लोगों ने कही थी बेटा कि ब्यूरोक्रेसी में क्योंकि सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं, पॉलिसीज डिफाइंड होती हैं, बिहेवियर्स डिफाइंड होते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी एक चीज़ को इंश्योर करती है, वो है इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। कि किसकी प्रमोशन होनी है तो उसी पॉलिसी के तहत, किसी को फाइन लगना है, डिमोशन होनी है तो उसी पॉलिसी के तहत। तो बेटा ये छोटे छोटे 4-5 पॉइंट्स, ये बाकी लोग जो अभी हैं बेटा सुन लो। मुझे उस दिन हबीबा का भी मैसेज आया था, हबीबा आई थिंक नहीं आई, वो पढ़ लेंगी, इसमें मैं सुन लेंगी रिकॉर्डिंग में। मैं बात रिपीट करने जा रहा हूँ कि आप लोगों को 2 क्वेश्चंस बेटा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए थे, हेनरी फ्योल वाला और मिट्सबर्ग वाला। इब्राहिम, यस सर। तीसरा क्वेश्चन जो था ना ब्यूरोक्रेसी वाला, उसमें एक पार्ट तो आप लोगों को मैंने उसमें का एक पार्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि फीचर्स बताएं, साथ साथ रीजंस भी पूछता है कि रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो अगर वो आपने रीजंस मिस किए हैं तो टेक्निकली हाफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अब बेटा वो रीजंस क्या थे, कैसे लिखने थे, ब्यूरोक्रेसी के फीचर्स जो आपको नजर आ रहे हैं बेटा वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कैसे सूटेबल हैं, क्या सूटेबिलिटी है, वो आपने लिखनी थी। कि लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो तो सारा काम डिफाइंड चाहिए होता है, पॉलिसीज चाहिए होती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही हैं, ब्यूरोक्रेसी इज द नीड। फिर आपने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी में जॉब स्पेशलाइजेशन होती है, पर्सन स्पेशलाइजेशन नहीं, पर्सन की बेस पे स्पेशलाइजेशन नहीं बल्कि जॉब स्पेशलाइजेशन होती है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आपके पास क्या होता है बेटा कि आपका स्टाफ आता जाता रहता है, तो आपको जब कोई स्टाफ जाता है तो यू हैव टू फिल द गैप, और उसके लिए आपके पास बॉक्स डिफाइंड होता है ब्यूरोक्रेसी में। एक ये रीजन लिखना था आप लोगों ने। एक बेटा आप लोगों ने लिखना था कि ब्यूरोक्रेसी की वे में जो मैनेजमेंट है ना, क्योंकि इसमें रूल्स और सेट की सारी पॉलिसीज डिफाइन है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट चलती है इसमें, और साइंटिफिक मैनेजमेंट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। और बेटा एक आखिरी पॉइंट ये था कि वर्क प्लेस पे फेयर ट्रीटमेंट हर किसी की डिमांड होती है और हर कोई डिजर्व करता है। तो ब्यूरोक्रेसी में क्योंकि आपके पास पॉलिसीज प्रमोशन की, डिमोशन की, फाइन की, डिसिप्लिनरी एक्शन की सारी डिफाइंड होती हैं, तो ये फेयर ट्रीटमेंट को प्रमोट करती है। ये 4 पॉइंट्स इसमें आपने ऐड करने थे, तो ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अच्छा बेटा रुबाब का टेस्ट तो ऊपर ऊपर मेरी चैट्स में पड़ा था, मुझे नजर आ गया, बाकी लोग भी जरा पिंग कर दें, एक एक मैसेज सेंड कर दें ताकि मैं आप लोगों का टेस्ट मेरे सामने आ जाए। रुबाब समझ आ गई है ना? यस सर। मिर्जा इब्राहिम का टेस्ट आ गया। इब्राहिम आपको भी ये ब्यूरोक्रेसी वाले क्वेश्चन में यही एक इशू था, बाकी इंटरपर्सनल और इंफॉर्मेशनल रूल्स भी ठीक हैं। तीसरा क्वेश्चन था हेनरी फ्योल वाला।
हैंनरी फेयल वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू है। Just a second. क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी? Management functions in a typical business organization. नहीं, बिल्कुल ठीक है। रुबाब, यहाँ पे आपने बेटा एक और गलती भी की है। आपने जो हेनरी फेयल वाला क्वेश्चन किया है ना, उसमें आपने लिखे हैं उसके 14 पॉइंट्स। हेनरी फेयल के आपने जो 14 पॉइंट्स पढ़े थे वो थे एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल। बाकी जो उसने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे बेटा, वो वही 5 थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग। वो वाले लिखने थे बेटा। ये एक छोटा सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का जो पॉइंट है ये आपने थोड़ा सा मिस किया है। बाकी बहुत अच्छा है मिर्जा इब्राहिम। तकदीस ने भी भेजा था टेस्ट। तकदीस, हेनरी फेयल वाला क्वेश्चन ठीक है। तकदीस, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बस ब्लैक इंक सारी यूज करो अभी से, मार्कर भी ब्लैक यूज कर लो। ओके सर। और बाकी बेटा वही ब्यूरोक्रेसी वाले क्वेश्चन में आपका भी वही छोटा सा एक इशू है। ये भी हो गया। और किसने भेजा था? हरीम ने भेजा था। हरीम आई नहीं है। हरीम खैर रिकॉर्डिंग सुन लेंगी। हरीम, आपने ब्यूरोक्रेसी वाले क्वेश्चन में रीजंस तो लिखे हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि आपने रीजंस लिखे हैं, लेकिन फीचर्स मिस कर दिए हैं। फीचर्स एंड रीजंस उसने मांगे थे। अच्छा जी, फिर हेनरी फेयल वाला क्वेश्चन ठीक है और तीसरा क्वेश्चन भी ठीक है। ये अब किसने भेजा हुआ है? हैदर रशीद आया हुआ है? नहीं। हैदर रशीद ने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, रोजमेरी स्टूडेंट वाला। सना, सना आई नहीं है? नहीं। सना ने भी वही छोटी सी गलती की है। 14 प्रिंसिपल्स लिखती हैं बेटा, दे आर एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसने 5 वही बताया था बेटा जो आप लोगों ने लिखने थे। और माय बैड, ये तो आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन बुक में भी,
पेज नंबर 13 पे। Excuse me, sir. जी तफ्तीश। Sir, please reasons एक बार bureaucracy की दोबारा repeat कर दें। मैं अभी रिपीट कर देता हूँ कि मैं बस ये थोड़ा सा एक दो टेस्ट देख लूँ और हाँ जी बेटा, ब्यूरोक्रेसी क्यों उनकी ग्रोथ हो रही है, उसके रीजंस। पहली बात, ब्यूरोक्रेसी सूटेबल है लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ, लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो कर रही हैं और ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशंस को ब्यूरोक्रेसी की जरूरत है। दूसरी बात बेटा, ब्यूरोक्रेसी में हमारे पास जॉब स्पेशलाइजेशन होती है। हमारे पास पर्सन स्पेशलाइज्ड नहीं, हम पर्सन पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, बल्कि हर जॉब के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह, प्रोसीजर्स वगैरह सारे कुछ डिफाइंड होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि हमारे पास स्टाफ रोटेट करता रहता है, आता जाता रहता है, और साथ साथ इसलिए हमें बेटा जो हमारा स्टाफ रोटेट होता रहता है, इसलिए ब्यूरोक्रेसी जरूरी है कि कोई न्यू पर्सन आए तो या किसी पर्सन के जाने से हम लोग किसी नुकसान का शिकार ना हो। और ये जो जॉब्स डिफाइन हो रही है, इसका एक फायदा और भी है बेटा कि जब एक पर्सन की जेडी बनी हुई है, पता है जनाब की, ये तो काम बड़ा आसान हो जाता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, वरना काम मुश्किल हो जाता है। अब क्या कहा, जॉब स्पेशलाइजेशन क्रिएट हुई है, काम आसान हो गया। नेक्स्ट पर्सन को पता है उसने ये इस तरीके से करना है, वे भी डिफाइंड है, काम भी डिफाइंड है, अथॉरिटी भी डिफाइंड है। और बेटा ये जो हम बार बार जॉब स्पेशलाइजेशन का नाम ले रहे हैं, जॉब स्पेशलाइजेशन से क्या होता है कि हम मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग समथिंग सिलेक्ट करते हैं उसमें। तो एक साइंटिफिक वे से टास्क कैसे किया जाना है वो चीज हमारे पास डिफाइन हो जाती है ब्यूरोक्रेसी में। और बेटा ब्यूरोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होती है। यहाँ पे जितनी भी पॉलिसीज ये डिफाइन होने का फायदा ये है कि ऑफिस में किस पर्सन के साथ कैसा, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना है, पॉलिसीज के मुताबिक होना है, किसी को फेवर नहीं करती ब्यूरोक्रेसी, कोई पर्सन फेवर नहीं किया जाता। तो बेटा ये हमारे पास कुछ थे एडवांटेजेस इसके, जिसकी बेस पे ये ग्रो कर रही है। बाकी जिन लोगों ने टेस्ट नहीं भेजा बेटा देख लें, अब ऑनलाइन में ऐसे ही टेस्टिंग हो सकती है और कोई हमारे पास चारा नहीं है, लिहाजा कोऑपरेट करें। मैं जानता हूँ कि यूजलेस लगता है इंसान को ऐसे करते, यार क्या मैं टेस्ट यहाँ पे बना के भेजूँ और सर जो है तो आगे से पढ़ेंगे और फिर हम मुझे इस पे कमेंट्स देंगे, एनवायरनमेंट ही नहीं क्रिएट हो रहा। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, चलना है ऐसे। जब तक गवर्नमेंट के फर्दर ऑर्डर्स, जब तक अल्लाह करे हमारी कोविड से जान छूट जाए। बहुत बुरी सिचुएशन है बेटा। स्कैंस के 2 टीचर्स के फादर्स की डेथ हुई है कोविड से लास्ट वीक में। अच्छा, कल आप लोगों का रिजल्ट भी आ रहा है, ऐसे ही है? Yes, sir. फिर आज तो आप लोग मेरे ख्याल में क्लासेस के बाद नफल पढ़ने बैठ जाएंगे सारे। सर 11 को नहीं था? नहीं, 4 को आ रहा है, कल आ रहा है। सर क्या फॉलो था? मैं तो स्टूडेंट्स को कह रहा था, पहले तो मशवरा मैं उन्हें ये दे रहा था जब कह रहे थे 11 को आना है, मैंने तो कहा था क्लास बैठे ना, घर वालों को गुस्सा ठंडा हो जाएगा।
खैर हम अच्छी उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह अच्छा होगा। आप लोग मुझे जस्ट ये बता दें कि कल आप लोग क्लास लेंगे, ऐसे ना हो मैं क्लास में हूँ एक ही स्टूडेंट बैठा हो। ले लेंगे सर, आप कहते हैं तो ले लेंगे। जैसे सर आप रिजल्ट पे डिपेंड लोग करता है सर। एक एक करके अपनी ओपिनियन देते जाओ रुबाब। सर कल वैसे रहने दें। अच्छा तकदीस। सर ऑब्वियसली रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। जी तकदीस। सर ऑब्वियसली रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। नहीं लेकिन अभी आप बता दें, रिजल्ट तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर ही करेगा। चलें ठीक है। अब्दुल्ला। नो सर, रहने देते हैं। अच्छा शेरदिल। छोड़ दे सर। हमजा। रहने दे सर। शेरबानो। सर कल नहीं लें क्लास। ठीक है। मुज्तबा। मुज्तबा सोए हैं। जैन। चल मेजॉरिटी कह रही है कल ना लें क्लास, तो कल ठीक है, हम भी आपके लिए दुआएं करेंगे इस टाइम पे। अभी बेटा थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग लीडरशिप की थीरीज पढ़ रहे थे, उसमें हमने ट्रेड थ्योरी पढ़ ली, स्टाइल थीरीज भी सारी पढ़ ली। बेटा बस जो पढ़ रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में क्लियर करके लिंक्स क्रिएट किया करें जरूर। जिस तरह ये रोजमेरी स्टूडेंट वाला क्वेश्चन था, इसमें हल्का सा आप लोगों को गैस करना था कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ब्यूरोक्रेसी क्यों आजकल इतनी सूटेबल है, क्यों इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो आपको इसके जो फीचर्स, अच्छे फीचर्स थे वही लिखने थे, क्या जिसके यही अच्छे फीचर्स हैं जिनकी वजह से ये बढ़ रही है, इसका यूज बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की भी आदत है। मैं रट्टा कल्चर बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता बेटा, और होना भी नहीं चाहिए इस लेवल पे। और बेटा छोटे छोटे कीवर्ड्स भी अंडरस्टैंड करें, जैसे हेनरी ट्वेल्व वाले क्वेश्चन में उसने साफ लिखा था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और 14 प्रिंसिपल्स अगर उसने पूछना तो वो डायरेक्टली पूछता बेटा। तो उस छोटी सी चीज को भी आप सारे, मेरे पास ये बैच जो है सारे स्टूडेंट्स ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सारे जो मेरे एएफसी के बैचेस की क्रीम थी। तो मैं आप लोगों से तो 100% से ऊपर कोई रिजल्ट जा सकता है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब बेटा हमारा तीसरा जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है लीडरशिप का, कंटिजेंसी थीरीज। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये पेज 200 पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैंने आपसे ये पूछना है कि इसमें जो उन्होंने जवाब दिया हुआ है वो पिछली 5 थ्योरीज को मिला के दिया हुआ है या किसी एक से लिया है? मिला सकता है, क्योंकि उसने ऊपर जो है तो आपको स्पेसिफाई नहीं किया कि किस थ्योरी के मुताबिक। क्वेश्चन जी में सर। उसने कहा डिस्कस द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच द लीडर शुड अडॉप्ट एनी लीडरशिप स्टाइल, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। अब इन स्टाइल्स को डिफाइन डिफरेंट वे में किया सारे थ्योरीज में, लेकिन आप देखें तो इन सारे थ्योरीज में टेलिंग के बात लिए एक। सिचुएशन सबने सेम बताई है, जी पार्टिसिपेटिव के लिए सिचुएशन सबने सेम बताई है। तो आप किसी थ्योरिस्ट को यहाँ पे रेफर ना करें, बल्कि जनरली बताएं जिस तरह जनरली उसने पूछा है। जी सर। अब बेटा कंटिजेंसी थ्योरीज, कंटिजेंसी हम पढ़ते आ रहे हैं, हर चैप्टर में कंटिजेंसी थ्योरी की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो कहते हैं कि कंटिजेंसी स्टैंड्स फॉर सिचुएशन। बेटा अभी तक जो लीडरशिप स्टाइल्स हमने पढ़े उसमें हम देख रहे थे कि सिचुएशन को कोई इतना खास कंसिडर नहीं था किया जा रहा।
कंटिजेंसी थ्योरीज क्या कहती हैं कि किस किस्म की लीडरशिप होनी चाहिए, ये लीडरशिप कितनी इफेक्टिव है हमारी, डिपेंड करता है सिचुएशन। अब बेटा क्या कुछ थ्योरीज वहां पे कह रहे थे कि जी हमारे पास डेमोक्रेटिक बेस्ट है, कंटिजेंसी थ्योरी कहती है कोई एक लीडरशिप स्टाइल बेस्ट नहीं होता, सिचुएशन के हिसाब से चलो। अब अगर मैं कहूं कि मैंने फैक्ट्री फ्लोर को मैनेज करना है और वहां पर मैं डेमोक्रेसी रख दूं, मैनेज हो पाएगा? वहां पर तो डिक्टेटरशिप की जरूरत है। So better contingency theory states that effectiveness of a leadership style depends upon the situation. इसमें हमने तीन लोगों की थ्योरीज पढ़नी है बेटा, फील्डर की, हर्सी एंड प्लैंकार्ड की और हैंडी की। पहले हम फील्डर की देखते हैं। फील्डर्स कंटिजेंसी थ्योरी। फील्डर ने कहा बेटा कि किसी भी पर्सन का लीडरशिप स्टाइल फिक्स होता है, फिक्स। हम पहले जो पढ़ते आ रहे थे, हमने कॉन्टिन्यूम पढ़े थे जिसमें लीडरशिप स्टाइल चेंज हो रहे थे। ये कहते हैं ना लीडरशिप स्टाइल एक पर्सन का फिक्स होता है, चेंज होना मुश्किल है। तो उसको वो लीडर जिसकी पर्सनैलिटी का आपको पता चल गया कि उसका लीडरशिप स्टाइल फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक है, फील्डर कहता है फिर उसको उस सिचुएशन में लीडर बनाए जहां डेमोक्रेसी चाहिए। मेन पॉइंट में रिपीट कर रहा हूं इसका, ये कहता है कि लीडरशिप स्टाइल एक पर्सन की पर्सनैलिटी का एक फिक्स्ड फैक्टर है जिसका चेंज होना मुश्किल है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? कहता है कि वो इफेक्टिव सिर्फ उसी एनवायरनमेंट में हो सकता है जहां सिचुएशन उसके लीडरशिप स्टाइल के मुताबिक हो। इन अदर वर्ड्स ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको डिफरेंट वर्क सिचुएशंस के लिए डिफरेंट स्टाइल्स के लीडर्स चाहिए। जहां वर्क सिचुएशन ऐसी है जो कि अनफेवरेबल है, हमारे पास इमैच्योर किस्म के एम्प्लॉइज हैं, हमारे पास जो है तो डेडलाइन सख्त है, हमारे पास अभी देखा जाए तो स्ट्रिक्टनेस की हमें जरूरत है, वहां पे हमें डिक्टेटर चाहिए। सिचुएशन ऐसी है जो डिक्टेटर को फेवर कर रही है, वहां पे डिक्टेटर चाहिए। इसका मतलब सेम लीडर हर हालात में, हर सिचुएशन में इफेक्टिव नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू फील्डर। फील्डर के मुताबिक सेम लीडर हर वर्क सिचुएशन में इफेक्टिव नहीं हो सकता, आपको डिफरेंट वर्क सिचुएशंस के लिए डिफरेंट लीडर चाहिए। पहले तो हम कह रहे थे कि लीडर अपने लीडरशिप स्टाइल चेंज कर लेना, लीडर ही डिफरेंट चाहिए। वो कहता है बेटा दो तरह के लीडर होते हैं, एक टास्क मोटिवेटेड, ये लीडरशिप स्टाइल इसने दो डिफाइन कर लिए बेटा, टास्क मोटिवेटेड और एक रिलेशनशिप मोटिवेटेड। ये दो तरह के इसमें लीडर्स डिफाइन कर। अब बेटा एक पेज 201 पे इसने एक चार्ट सा बनाया, एक स्केल सा बनाया जिसमें उस लीडर के ट्रेड्स लिखे हैं बेटा, उन ट्रेड्स की बेस पे उसका स्टाइल उसने डिफाइन किया। अगर आप पेज 201 पे देखें तो उसने बेटा अनफ्रेंडली और फ्रेंडली, लीडर अनफ्रेंडली है या फ्रेंडली है, 1 से 8 तक मार्क्स लिखे। 8 के जितने करीब होंगे उतना ज्यादा फ्रेंडली, 1 के जितने करीब होंगे उतना ज्यादा अनफ्रेंडली। फिर इस तरह अनप्लेजेंट, प्लेजेंट, रिजेक्टिंग, एक्सेप्टिंग, बाइनरीज में इसमें क्वालिटीज लिखनी, अपोजिंग क्वालिटीज लिखनी।
आपने बेटा उसमें मार्किंग करनी है कि आप उसमें मार्क करके देख सकते हैं कि हाँ जी ये लीडर फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली है, 8, प्लेजेंट, थोड़ा सा प्लेजेंट है 6, एक्सेप्टिंग है, बिल्कुल कुछ कहते नहीं है 8, रिलैक्स्ड है 8, ऐसे मार्क्स देते जाए। इसको बेटा इसने इस स्केल को नाम दिया लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर स्केल। फिर बेटा इसने लीडरशिप स्टाइल्स इसकी बेस पे डिफाइन किया। कहते हैं जिसका स्कोर ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा फ्रेंडली, प्लेजेंट, रिलैक्स्ड, वार्म। हाई स्कोर एलपीसी जो होगा, लीस्ट प्रेफर्ड टू वर्कर स्केल, हाई स्कोर एलपीसी ये शो करेगा रिलेशनशिप मोटिवेटेड लीडर। इस हाई स्कोर को भी उसने डिफाइन कर दिया बेटा 73 और अबव। ये याद रखने वाली चीज है। जो 64 या उससे बिलो होगा, 64 और बिलो, उसको उसने बेटे ये लो स्कोर हो गया, इसको कह दिया इसने टास्क मोटिवेटेड है। और बेटा जो 64 टू 73, 65 टू 72 पे आ गया, इन दोनों के दरमियान, इसको बेटा इसने कह दिया कि ये मिक्सचर ऑफ बोथ, ये टास्क मोटिवेटेड भी है, ये रिलेशनशिप मोटिवेटेड भी है, ये किसी एक तरफ इसका झुकाव नहीं है। तो बेटा लीडरशिप, उसने कहा लीडर्स में टास्क मोटिवेटेड होते हैं वो, या रिलेशनशिप मोटिवेटेड होते हैं, या मिक्सचर होता है। कैसे डिफाइन किया उसने? लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर स्केल बनाया जिसमें लीडर की क्वालिटीज लिखी, कुछ बहुत स्ट्रिक्ट क्वालिटीज, उसके अगेंस्ट बिल्कुल फ्रेंडली क्वालिटीज। उसमें उस लीडर की स्कोरिंग की और उसने स्कोरिंग की बेस पे आपको एक पैमाना से बता दिया कि इसकी बेस पे आप लोगों ने जज, पैरामीटर डिफाइन कर दिए इनकी बेस पे आप लोगों ने जज करना है। अब ये लीडरशिप स्टाइल्स आते हैं हमारे। फिर इसने कहा कि इन लीडरशिप स्टाइल्स की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है कि वर्क सिचुएशन इनको कितना फेवर कर रही है, वर्क सिचुएशन इन्हें कितना फेवर कर रही है। अब वर्क सिचुएशन क्या है उसको भी डिफाइन कर दिया। वर्क सिचुएशन में आता क्या है? रिलेशन लीडर और सबऑर्डिनेट का, रिलेशन विद सबऑर्डिनेट, फ्रेंडली है, अनफ्रेंडली है, वो लोग इसकी बात मानते हैं, नहीं मानते। टास्क कैसा है? यही बात तो हम बेटा सिचुएशन में बार बार कर रहे थे कि टास्क कैसा है, सबऑर्डिनेट्स के साथ रिलेशन कैसा है। और तीसरा, पोजीशन पावर कितनी है मैनेजर की, पावर ऑफ द लीडर। उसके पास अथॉरिटी हो नहीं, वो डिक्टेटर बन कैसे सकता है? उसके पास अथॉरिटी हो तब वो डिक्टेटर बन सकता है। तो पावर कितनी है लीडर के पास, टास्क की नेचर क्या है, क्या टास्क डिफाइंड है, रूटीन है, या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड है जिसमें इनोवेशन चाहिए हमें, जिसमें नई नई चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी, हमें क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए। रिलेशनशिप सबऑर्डिनेट्स के साथ कैसा है, क्या सबऑर्डिनेट्स उसकी बात मानते हैं, इन्फ्लुएंशियल है वो उन पे या नहीं है। उसने कह दिया कि इन लीडरशिप स्टाइल्स की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है वर्क सिचुएशन पे, और ये वर्क सिचुएशन वो कहता है कि फेवरेबल भी हो सकती है, फेवरेबल और नॉन फेवरेबल भी। फेवरेबल और नॉन फेवरेबल। फेवरेबल सिचुएशन कब होगी? जब रिलेशन अच्छा है, टास्क सारा स्ट्रक्चर्ड है, डिफाइंड है,
और हमारे पास लीडर के पास अच्छी खासी पावर। अनफेवरेबल क्या होगी, इसका बिल्कुल अपोजिट कर दें, अपोजिट कर दें। क्या आपका रिलेशनशिप सबऑर्डिनेट्स के साथ इतना अच्छा नहीं है, टास्क भी इतना वेल डिफाइंड नहीं है और आपके पास अथॉरिटी भी इतनी ज्यादा है। अब बेटा वर्क सिचुएशन भी हमने समझ ली, ये भी समझ लिया, फेवरेबल कौन सी होगी ये भी समझ लिया, अनफेवरेबल कौन सी। कहता है अगर वर्क सिचुएशन फेवरेबल हो, रिलेशनशिप अच्छा है, टास्क स्ट्रक्चर्ड है, अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, तो टास्क मोटिवेटेड लीडर इफेक्टिव होता है अकॉर्डिंग टू फील्डर। टास्क ओरिएंटेड लीडर। अगर अनफेवरेबल हो कहता है तब भी टास्क ओरिएंटेड लीडर, अनफेवरेबल हो तो तब तो वो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगा। फेवरेबल है तो रिलेशंस पहले ही अच्छे हैं, उन पे और फोकस करने की क्या जरूरत है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड होने की, तब भी वो अपनी अथॉरिटी से टास्क ओरिएंटेड वे में चलेगा। अगर कहता है कि वर्क सिचुएशन ऐसी हो कि फेवरेबल और अनफेवरेबल के दरमियान हो, मिक्सचर हो, समझ ना आ रहा हो, ना इतना अच्छा, ज्यादा अच्छा भी नहीं है रिलेशनशिप, ज्यादा बुरा भी नहीं है, बहुत ज्यादा पावर भी नहीं है, ना होने के बराबर भी नहीं है, टास्क इतना नया भी नहीं है, इतना पुराना भी नहीं है। अगर मिक्सचर ऑफ बोथ हो तो कहता है तब आपको कौन सा लीडरशिप स्टाइल मोस्ट इफेक्टिव है, तब कहता है कि आप होंगे रिलेशनशिप मोटिवेटेड। तब आपको अपने रिलेशंस पे भी फोकस करना है, मोटिवेट करना है लोगों को, टास्क को साथ साथ डिफाइन कैसे करते हैं, रिलेशनशिप मोटिवेटेड में पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होती है, और जितनी आपके पास लिमिटेड पावर है उस पावर को वेल एक्सर्ट करना है। ये बेटा इसकी थ्योरी थी, जिसको मैं 2-4 जुमलों में फिर से बात करने की कोशिश करता हूँ। फील्डर के मुताबिक हम पढ़ रहे कंटीजेंसी थ्योरीज, जिनमें पहली बार वर्क सिचुएशन का जिक्र किया गया कि वर्क सिचुएशन भी लीडरशिप स्टाइल की इफेक्टिवनेस को डिटरमिन करती है। अब बेटा उसमें फील्डर ने क्या कहा, उसने कहा भाई पहली बात तो यह है कि लीडरशिप स्टाइल्स लोगों में बाय नेचर होते हैं, उनकी नेचर का पार्ट होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। कोई पर्सन बाय नेचर डेमोक्रेटिक है, कोई पर्सन बाय नेचर ऑटोक्रेटिक है, कोई पर्सन बाय नेचर जो है डिक्टेटर है। फिर उसने कहा कि ये जो लीडर्स होते हैं या तो टास्क मोटिवेटेड होते हैं या रिलेशनशिप मोटिवेटेड होते हैं। फिर इसने एक हमें लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल दिया, उसमें इसने अपोजिंग क्वालिटीज के अगेंस्ट मार्किंग की लीडर्स की, और स्कोरिंग के लिए हमें पैरामीटर दे दिए। उस पैरामीटर के थ्रू हमारे पास 3 टाइप्स के लीडरशिप स्टाइल्स निकल आए, रिलेशनशिप मोटिवेटेड, टास्क मोटिवेटेड और मिक्सचर ऑफ बोथ। फिर इसने कहा कि ये कहां इफेक्टिव है डिपेंड करता है वर्क सिचुएशन पे। फिर वर्क सिचुएशन से क्या मुराद है, वो भी बता दिया कि रिलेशनशिप कैसा है, टास्क की नेचर क्या है, और जो है तो अथॉरिटी कितनी है लीडर के पास। फिर इसने एंड पे कहा कि भाई हाँ जी वर्क सिचुएशन फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी। फेवरेबल क्या, जिसमें ये तीनों अच्छे हैं, अनफेवरेबल जिसमें ये तीनों नहीं होंगे। फेवरेबल में इसने कहा टास्क मोटिवेटेड लीडर, क्योंकि रिलेशनशिप पे काम करने की जरूरत ही नहीं है, पहले रिलेशंस अच्छे हैं। अनफेवरेबल के लिए भी इसने कहा टास्क मोटिवेटेड, क्योंकि वहां पे अथॉरिटी यूज करनी है। और अगर कंफ्यूजिंग हो, ना फेवरेबल हो ना अनफेवरेबल हो, तो तब आप रिलेशनशिप मोटिवेटेड रख के पहले आप इस पे फोकस करेंगे और पार्टिसिपेटिव वे में मैनेज करेंगे। क्लियर? यस सर। क्लियर हो गया? हमजा, रुबाब, इब्राहिम? यस सर। यस सर। एकदम खामोश हो गए, अल्लाह के बंदो, रिजल्ट कल